नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीयू परीक्षा के लिए हम लगातार पेड क्विजेस को भी देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू कर लेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस नीचे प्लेलिस्ट में होंगे, अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देख लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है निम्न में से किस हाउस में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे, चूंकि ये इनका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और ये पद जो है अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके तर्ज पे बनाया गया है, तो कुछ इनकी भी कंडीशंस होती हैं, सर्विस कंडीशन। तो उसी क्रम में जो इनको हटाने का प्रस्ताव है वो सिर्फ जो है राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा जो है सिर्फ ये करेक्ट होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं। तो देखिए चूंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है तो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो संसद के जो दोनों सदन हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें से नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड है ना, दोनों प्रकार के मेंबर्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वहाँ पे सिर्फ जो निर्वाचित होते हैं वही भाग लेते हैं और वहाँ पे राज्यों के लेजिस्लेचर्स के भी मेंबर्स होते हैं, पर यहाँ पे नहीं होते हैं। तो सिर्फ संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं ये वाला ऑप्शन हम चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने। ठीक है, तो ये लिस्ट आप जरूर रेफर करिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जितने भी भारत के अब तक रहे हैं शुरू से लेकर अब तक, इनको भी पूछा जाता है। तो जो ये गुलजारी लाल नंदा जी हैं ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं, उपराष्ट्रपति जो है कभी नहीं बने। अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रदान करता है। तो हमने देखा था ना भी, उनका जो प्रपोजल है वो सिर्फ राज्यसभा में आएगा। तो इन सब से संबंधित जो प्रावधान संविधान में लिखे हैं वो हमारे भाग 5 के जो यूनियन वाला भाग है उसमें आर्टिकल 67 में है। उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित में से किस कारण से रिक्त हो सकता है। ठीक है, वैकेंट हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। किस कारण से? 3 कंडीशन यहाँ पे हैं। देखिए, अगर उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है यानी कि जो 5 साल की समयावधि होती है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, दूसरा उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाए। ठीक है, तब भी हो जाएगी। तीसरा है यदि जो है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो अवैध घोषित हो जाए। मान लीजिए कि इलेक्शंस में कोई गलत प्रैक्टिस हुई है तो उस कंडीशन में अगर उस इलेक्शन को ही पूरे अवैध घोषित दिया जाए तो चूंकि नए उपराष्ट्रपति चुने नहीं गए तो वो भी पद अवैध रहेगा, रिक्त रहेगा तब तक, है ना। तो तीनों ही कंडीशन है। ऑप्शन डी जो है इसको चुन लेंगे हम। संविधान के अनुच्छेद 68 यानी 68 के अनुसार निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान पूरा करना आवश्यक होता है। ठीक, तो देखिए संविधान का जो भाग 5 है उसमें अनुच्छेद 68 के अंतर्गत ये प्रावधान है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि अभी हमारे जो है जुलाई में वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वेंकैया नायडू जी। ठीक, तो उनका कार्यकाल जो है अगस्त माह में समाप्त हो रहा था, तो उससे पहले ही इलेक्शन हो जाना चाहिए जो अगले उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे उनका। ये प्रावधान है अनुच्छेद 68 में। ठीक, तो इसी प्रकार से जो है इलेक्शंस हुए और अभी जो ये जगदीप धनखड़ जी जो हैं, जो बंगाल के पूर्व में गवर्नर रहे, वो हमारे नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक, तो अगस्त से उनका कार्यकाल प्रभावी हो गया है। तो ये प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवा लिए जाएं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है निम्न में से किस देश के उपराष्ट्रपति के पद की तर्ज पे बनाया गया है। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जैसे अभी वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। ठीक, और उपराष्ट्रपति वो हैं जो है कमला हैरिस, है ना, भारतीय ओरिजिन की हैं। तो जो कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के पद पे हैं, उसी पद के प्रावधान पे हमने भारत के उपराष्ट्रपति के पद का सृजन जो है वो किया है। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार जो है वो संभाला है। ठीक,
तो इसमें से जो पहले हैं एस राधाकृष्णन जी, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए। तो 1952 से लेकर के जो है 57 तक पहली बार रहे, उसके बाद दोबारा चुने गए फिर से, तो 57 से 62 तक रहे। ठीक, तो पहले तो ये हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये हामिद अंसारी जी हैं, है ना, कांग्रेस के गवर्नमेंट में, तो ये जो है पहले 7 से 12 तक थे, फिर 12 से 17 तक थे। ठीक, तो ये दो लोग हैं जो 2 बार बने हैं, 1 और 3। देखिए विभिन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और उनकी वेवलेंथ की जो रेंज है ना, उसके क्रम में गलत जोड़ी हमको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमें ये विद्युत चुंबकीय तरंगें लिखी हुई हैं, तो इसमें रेडियो वेव्स के लिए लिखा है कि लेस देन 0.1 मीटर है, तो ये गलत है, ये ग्रेटर देन 0.1 होता है। ठीक, बाकी के ये सब ठीक है, इनको भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी की सतह पर आसानी से पहुंच जाता है? ठीक है, तो देखिए यूवी रेडिएशंस 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी और सी, है ना, अलग अलग इनकी वेवलेंथ्स होती हैं। तो इसमें से जो ओजोन लेयर में वैसे तो ये चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो हार्मफुल होती हैं, परंतु जो अल्ट्रावायलेट ये ए रे है ना, सी ऑप्शन में, ठीक, ये ओजोन परत से लगभग अप्रभावित होता है और ये पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। ठीक, जैसे जैसे वायु में आर्द्रता बढ़ती है उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है? ठीक है, तो देखिए जैसे बरसात के मौसम में आपने महसूस किया होगा ह्यूमिडिटी को, आपको ऐसे बॉडी में चिपचिपा लगेगा। तो क्या है कि वायु में जो है ये पानी की मात्रा जो है बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी उसी के कारण जो है इंक्रीज होती है, तो आपको गर्मी महसूस होती है ना, उसका इवेपोरेशन इजीली नहीं हो पाता है, तो इस वजह से ह्यूमिडिटी जो है वायु में बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार उसमें ध्वनि की चाल का जो क्रम होता है सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में। ठीक, तो अब वायु क्या है, एक प्रकार की गैस है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि स्पीड साउंड की सबसे कम होगी, पर जब उस वायु में पानी की मात्रा बढ़ेगी तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया ना एक तरीके से, तो जाहिर सी बात है उसमें साउंड की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक, वही यहाँ पे पूछा जा रहा था। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल जो मीटर प्रति सेकंड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होगी? ठीक है, तो चूंकि सी वाटर हमारा सॉल्टी होता है ना, पार्टिकल्स हैं इसमें, तो यहाँ पे सॉलिड्स के रूप में एक तरीके से कार्य करेगा, तो इन सभी दिए हुए ऑप्शंस में ध्वनि की चाल इसमें जो है सबसे ज्यादा होगी। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको और बताएं, तो जैसे मीटर प्रति सेकंड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमसे ध्वनि की चाल इसमें पूछी जा रही थी, तो अल्कोहल में ये करीब जो है 1213 मीटर पर सेकंड होता है। मरकरी यानी कि पारा में ये 1450 के आसपास होता है। ठीक, सी वाटर में ये सबसे ज़्यादा है इनमें से, तो ये 1533 के आसपास है, और जो सामान्य जल होता है इसमें करीब 1493 होता है। तो हालांकि इतना डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को जानिए। अगला है कि ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति रेंज के आधार पर कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है साउंड वेव्स की, तो जैसे इसको 3 प्रकार से वैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, नाम इसके बता देते हैं आपको। जो है पहली होती है ऑडिबल, जो हमारी वेव्स होती हैं। ठीक है, जो मानव की जो है ध्वनि क्षमता होती है ना, उसको पढ़ते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक, तो उसकी रेंज में होता है ये। उसके ऊपर फिर जो 20 हर्ट्ज से ये यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो है हम देखेंगे, तो ये इंफ्रासोनिक वेव्स इसको बोलते हैं, और इसके ऊपर जो होती हैं उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ध्वनि का आवेग मानव मस्तिष्क में कितने सेकंड के लिए अस्तित्व में रहता है? ठीक है, तो ऐसे समझिए कि हमारे जो मस्तिष्क मतलब ह्यूमन ब्रेन है, उसमें ध्वनि की जो संवेदना है, कोई भी साउंड है, तो वो सिर्फ 0.1 सेकंड तक बना रहता है। ठीक, तो ये यहाँ पे ऑप्शन 1 को चुनेंगे। जोरदार बातचीत से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? ठीक है, तो देखिए ये भी पूछा जाता है आपसे कई बार। तो साउंड का जो इंटेंसिटी मापते हैं वो डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, डीबी में। तो अलग अलग माध्यमों में ये डेसिबल की जो यूनिट होती है ये आपसे पूछा जाता है कई बार, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जोरदार बातचीत से जो उत्पन्न होता है वो 70 से 80 डेसिबल के बीच में होता है। अगर हम बात करें सामान्य या साधारण बातचीत की, वो 40 से 60 डेसिबल के बीच में होता है। 90 से 110 के बीच में अगर हम बात करें, तो जैसे भारी मोटर वाहन जो होते हैं इन सब की आवाज़ होती है। ठीक है, 30 से 40 की अगर हम बात करें, तो इस रेंज में आपका जो है ये आ जाएगा, जो फुसफुसाहट वाली बातचीत होती है ना,
तो ऐसे होता है। पत्तियों की सरसराहट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तो वो 20 डेसिबल के आसपास होता है। ये पहले भी पूछा गया है आपसे, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे रॉकेट वगैरह जो होते हैं, जो जाते हैं, तो उनकी स्पीड साउंड जो आती है वो करीब 160 डेसिबल से ऊपर होता है। तो इन सब के बारे में ध्यान रखिए। ध्वनि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अभी देखिए सी ऑप्शन गलत है। द्रवों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, गलत है। हमने आपको पहले ही बताया सबसे ज्यादा ठोस में होती है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में। रियो +20 सम्मेलन के मुख्य परिणामों में से एक निम्न में से किसका एक सेट विकसित करना था, ठीक है। तो देखिए रियो +20 कॉन्फ्रेंस जो है, आपको याद हो कि 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ था, तो उसी के 20 सालों के बाद जो है 2012 में आपका जो रियो +20 समिट है इसको किया गया, ठीक है। तो इसके जो आउटकम्स हैं तो उसमें से मेन एक यही था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसके संबंध में एक सेट विकसित किया जाए, और बाद में जो है चल के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप 17 देखते हैं ये सब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन 1 जो है हमारा ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन या शिखर सम्मेलन को सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, UNCSD, है ना, इसके रूप में जाना जाता है। तो यही जो रियो +20 सम्मेलन है 2012 का, इसको ही जानते हैं इस दूसरे अन्य नाम से। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। UNFCCC, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म इसका होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है एक तरीके से समझिए, तो जो अर्थ समिट 1992 वाला हुआ था, वहीं पे जो है जो पार्टीज थी उनके सिग्नेचर के द्वारा जो है इसकी संकल्पना की गई, और ये 1994 से जो है अस्तित्व में है। और हेडक्वार्टर इसका एक जो सेक्रेटेरियल हेडक्वार्टर सचिवालय जो एस्टैब्लिश किया गया है जर्मनी के अंदर बॉन में है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 2 कथन यहाँ पे लिखे हैं, इसमें से सही कथन को चुनना है हमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल ठीक है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नगण्य यानी कि शून्य हो जाती है, ठीक है। तो ये भी कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पे सांस लेने के लिए आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेयर एक तरीके से खत्म है। तो दोनों ही कथन ठीक है, हम यहाँ से डी ऑप्शन को चूज करेंगे। एक पोर्टल है परिमाण, ठीक है। तो भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान का जियो पोर्टल है, ठीक है। तो ये संबंधित है हमारा जो नेशनल कैपिटल रीजन है NCR का, है ना, इससे ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। और इसको वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। पर्पज इसका यही है कि जो है हमारी जो ये रिमोट सेंसिंग वाली टेक्नोलॉजी है, तो उस सब को यूज़ करके जो NCR के रीजन में जो जोग्राफिकल लोकेशन है वहाँ पे जो हमें उस एरिया के प्लानिंग और ये सब के मैनेजमेंट के लिए डेटा यूज़ मतलब एक तरीके से डेटा यूज़ करके ये रिमोट सेंसिंग वाला प्लानिंग और जो हमारा ये मैनेजमेंट है एरिया का उसको बेहतर कर सकें, उसके लिए ही इसको जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में खान मंत्रालय यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है ना, तो उनके द्वारा नई दिल्ली में खान और खनिजों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये आयोजित हुआ है अभी रिसेंटली 6th वाला, ठीक। पहला सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था, जरा ये कमेंट करके बताएं आप लोग। तो हाल ही में भारत की निम्नलिखित में से 94 वर्षीय महिला ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये जो है इनका नाम है भगवानी देवी, ठीक है। 100 मीटर की दौड़ में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा से संबंधित हैं, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है मार्च 2018 में राजस्थान के किस जिले से शुरू किया गया, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी जो है आपका झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ से, ठीक। परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य इनमें से क्या है, ठीक है। तो एक ये मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर है हमारा, उनके द्वारा ये योजना चलाई गई 2015 वर्ष में, ठीक। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण और विपणन का प्रोत्साहन, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है प्रमोट करना है भारत में, इसका मेन लक्ष्य ऑप्शन ए को चुनेंगे हम। हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया गया, ठीक है। तो यूथ पार्लियामेंट का आयोजन होता है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में। अभी जो 2022 में हुआ है ये तो 3रा एडिशन हुआ है, ठीक। इसको पहला एडिशन हुआ था 2020 में, ठीक। उसके बाद अगला हुआ
नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहला हुआ था 19 में, है ना, 20 में फिर हुआ दूसरा, फिर 21 में कोरोना की वजह से शायद नहीं हुआ था, अभी जो है ये तीसरा हुआ है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष में असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकृत करने, पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए स्थापित किया गया था? ठीक है, तो जो हमारा ये कार्मिक और ये पेंशन वाला मंत्रालय है, इसके द्वारा ये प्रधानमंत्री पुरस्कार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में 2006 वर्ष में स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है? ठीक है, तो ये जो पशुपालन मंत्रालय है, इनके द्वारा दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई। इसमें बेसिकली जो है एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट है, उसको प्रमोट करना, और जो हमारी ये मतलब देसी नस्लें हैं, है ना, जो जानवरों की, है ना, उनके विकास और संरक्षण के लिए जो है प्रयास करने के संबंध में इस स्कीम को शुरू किया गया। तो इसमें 2 घटक हैं, राष्ट्रीय गो जातीय प्रजनन कार्यक्रम और दूसरा है गो जातीय उत्पादकता के लिए राष्ट्रीय मिशन, है ना। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे। भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जो कि एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनॉमस बॉडी है, इसका गठन जून 2005 वर्ष में निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पे किया गया था? ठीक है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है ये कहाँ स्थित है, जरा ये बताइएगा इसकी लोकेशन। और इसको गठित किया गया था, ये रंगराज कमीशन बनाया गया था, है ना, इनकी रिकमेंडेशन पे। 20 सूत्री कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो सांख्यिकी मंत्रालय जो है उनके द्वारा 1975 वर्ष में 20 सूत्री कार्यक्रम जो है शुरू किया गया, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो है पिछड़े एवं निर्धन व्यक्ति जो भारत में निवास करते हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। ठीक है, तो इसमें गरीबी उन्मूलन और गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, है ना, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। हालांकि 20 सूत्री कार्यक्रम जो है 75 में शुरू किया गया, उसके बाद जो है 1982, 1986 वर्ष 2006 में इसको अलग इन टाइमों पे रिस्ट्रक्चर भी किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया था? ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि 1975 हमने बता दिया, इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने कितने वर्ष या कितने महीने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसको MPLADS कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, है ना, तो एक ये निधि है, इसको निलंबित कर दिया था और इन निधियों को भारत की संचित निधि में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। तो देखिए हुआ क्या था, 2020 में जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो उसमें इस स्कीम को सस्पेंड किया गया था 2 सालों के लिए, है ना, वर्ष 2020 और 21 के लिए। ठीक, और इस फंड को जो है यहाँ पे कलेक्ट करके भारत के जो और इनिशिएटिव्स हैं उसमें यूज़ करने का कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1993 में, और इसमें बेसिकली वही जो संसदीय क्षेत्र होते हैं सांसदों के, उसमें वो जो वहाँ की बेसिक एमिनिटीज़ हैं उसके जो कार्य हैं वो करवा सकते हैं। ठीक, तो इस निधि में कितना अमाउंट मिलता है प्रत्येक सांसद को, जरा ये बताइए, तो कॉमेंट करिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसमें से किस महीने में वर्ष 2020 में शुरू की गई थी? ठीक है, तो सितंबर 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज घोषित किया गया था उसी के तहत जो है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर से 2024-25 तक के फाइनेंशियल ईयर के दौरान इसको जो है क्रियान्वित किया जा रहा है, ये मत्स्य और पशुपालन विभाग के द्वारा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे फिशरीज सेक्टर के संबंध में एक ये स्कीम है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी? ठीक है, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की गई थी वर्ष 2003 में, और 3 में कौन प्रधानमंत्री थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक इनिशिएटिव है UMMID, है ना, उम्मीद कह सकते हैं इसको। ठीक है, किस मामले से संबंधित है? तो नवजात शिशु जो होते हैं उनको जो इनहेरिटेड डिजीज होती है, विरासत में मिली आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए इसको शुरू किया गया है। फुल फॉर्म इसका होता है यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसमें बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक विकारों के उदाहरण है? ठीक है, यानी कि जो इनहेरिटेड डिजीज होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो उसमें सिकल सेल एनीमिया, है ना, जिसमें रक्ताल्पता हो जाती है,
हार्ट डिजीज है ना, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मधुमेह, कर्क रोग यानी कि कैंसर। ठीक, तो इसमें से अगर आपको कोई भी लगता है कि नहीं ये तो आनुवंशिक नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है, सारे के सारे आनुवंशिक लक्षण हैं। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में अभी किसी को कोई ये बीमारी है तो मे भी, जरूरी नहीं कि अगली पीढ़ी में हो, परंतु हो भी सकती है। ठीक है, तो सारे के सारे ही ये हमारे आनुवंशिक विकार हैं। उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य देवगढ़ जो कि झांसी में है, भीतरगांव कानपुर में है, और भीतरी जो है ये कहाँ है ये बताना है हमें। ठीक है, तो भीतरी जो है ये गाजीपुर में है। ठीक, यहाँ से गुप्तकालीन जो मंदिर हैं उनके साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसमें से कौन सी चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हलदार हैं? ठीक है, तो असित कुमार हलदार को माना जाता है फादर ऑफ लखनऊ स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है, तो रागों के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसी में ध्रुपद धमार एक प्रकार का राग है जो अलग अलग गायकों को इसके बारे में आप पढ़ते होंगे। तो इसका सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है ये स्वामी हरिदास ने किया है। ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध गायिका को उपनाम छप्पन छुरी से भी जाना जाता है? ठीक है, तो इनका नाम था ओरिजिनल जानकी बाई। ठीक है, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश की थी, है ना, गायिका एक प्रसिद्ध थी ये उत्तर प्रदेश में जानी मानी। कहा जाता है कि इनके शरीर पर जो है चाकुओं के 56 घाव थे, है ना, तो इस वजह से इनको ये उपनाम दिया गया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इन सब चीजों को, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। लखनऊ घराने से संबंधित कलाकार पंडित अयोध्या प्रसाद निम्नलिखित में से किसके वादन से संबंधित हैं? ठीक है, तो अयोध्या प्रसाद जी बजाते थे पखावज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अगर आप पूरे को देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के गीत जो हैं अलग अलग समय से या कह लीजिए सीजन में गाए जाते हैं। ठीक, तो उसी क्रम में रागिनी, ढोला, स्वांग और गुजरी, है ना, इसके अलावा जो है लावनी भी होता है। तो ये सब की सब जो चीज़ें हैं स्वांग, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं। तो हम ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इन सबको चुनेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम यानी कि मौर्यकालीन अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ऐसे नमूने किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ठीक, तो यहाँ पे सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, है ना, इन सभी स्थलों से जो हमें स्थापत्य कला प्राप्त होती हैं ये संबंधित हैं मौर्यकालीन से। अनुसूचित जाति यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में आज आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किस में किया गया था? ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आया था तो उसमें प्रावधानों में लिखित था ये अनुसूचित शब्द, है ना, अनुसूचित जाति। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है? ठीक है, उनकी पॉपुलेशन 0 है। तो ये मोस्टली जो है ट्राइबल डोमिनेटेड या ये मुस्लिम पॉपुलेशन जैसे है यहाँ पे लक्षद्वीप वगैरह में। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार ये सब जो है इसमें शामिल हैं। अब सेंसस 2011 के अनुसार ही निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है यानी कि एसटी पॉपुलेशन नहीं है? ठीक, तो पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे कोई भी अनुसूचित जनजाति जो है रिकॉर्ड नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की 90% से कम जनसंख्या ही साक्षर है? यानी कि देखिए 3 हमारे पास राज्य यहाँ लिखे हैं, तो इनमें से केरल और मिजोरम की जो साक्षरता दर थी 2011 की सेंसस में वो 90% से ज्यादा थी। ठीक, गोवा में ये अराउंड 88% थी, तो इसलिए ये यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल टोटल पॉपुलेशन कितनी थी जरा इसको भी बताइएगा आप लोग। अब 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? ठीक है, तो जनजाति वाला हमने आपको किसी वीडियो में पहले बता रखा है, वो सोनभद्र में थी, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, और शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो ये सबसे ज्यादा है सीतापुर में। ठीक, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया आज का वीडियो, यहाँ पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।